हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। आइए, 1 मई 2023, काफ़ी दिन का जो आपका इंतज़ार था वो इंतज़ार आज ख़त्म होने जा रहा है और आज अपनी फर्स्ट क्लास है वो आने वाली है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं। ठीक है, कक्षा 8वीं। और जो अपन जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो होगा अपना विज्ञान। क्या होगा? विज्ञान। जी हाँ, आज अपन पढ़ेंगे हिंदी मीडियम। जो अपने आज का ये सेशन है, पूरा का पूरा सेशन हिंदी मीडियम का होने वाला है। प्योर हिंदी मीडियम। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थे उनके लिए ये सेशन है, ये होने वाला है। और इस सेशन को लेने से पहले, इस क्लास को पढ़ने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को देखते समय आप पेन और कॉपी को लेके बैठे, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स आए या फिर नोट्स हो वो आपके प्रॉपर तरीके से बन जाए, ताकि बार बार आपको ये वीडियो नहीं देखनी पड़े। और इसके बाद जो भी आज की जो भी क्लास होगी, इसके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो या फिर वो दूसरे क्वेश्चंस हो, उन सबको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे तो फिर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे और पूरी क्लास को अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। ठीक है, तो आपको पेन और कॉपी लेके बैठनी है और फिर नोटबुक, जिसमें आप नेक्स्ट वीडियो के जो भी पूरे प्रॉपर तरीके से आपके नोट्स बन जाए, यानी कि कोई सी भी रफ नोटबुक आप लेके बैठ जाओ। ठीक है, तो अपन अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कक्षा 8वीं विज्ञान, इसमें अपन पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अध्याय फर्स्ट या फिर चैप्टर फर्स्ट। इसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और अपन तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अपन फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास को पढ़ते समय आपको अनुभव करना है कि आप गांव में रह रहे हो। ठीक है, आप कहीं से भी हो, शहर से हो या गांव से हो, पर आप अनुभव करेंगे, आप फील करेंगे, अपने अंदर एहसास जगाना कि आप गांव में हो और आप खेत में रह रहे हो या फिर आप खेती करते हो, उस फैमिली से आप बिलोंग करते हो। तो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपको अपने आप एहसास होने लग जाएगा कि जो गांव की लाइफ है वो बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो इसको देखो, फसल, अपने फर्स्ट वर्ड है फसल, ये होती क्या है? तो अपन जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो यहीं से आएगी अपनी, फसल क्या होती है। ठीक है, तो खेती होती है, उसमें क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा काफी बार कि जो गेहूं का खेत है उसमें काफी सारे पेड़ होते हैं गेहूं के। ठीक है, अपन किसी ने कभी कोई काउंट नहीं किया कि कितने पेड़ होते हैं, पर गेहूं के पेड़ में, सॉरी, गेहूं की खेती में गेहूं के ही पेड़ होते हैं। ठीक है, सोयाबीन की खेती में सोयाबीन के ही पेड़ होते हैं, बाजरे की खेती में बाजरे के ही पेड़ होते हैं। ठीक है, और जितना भी बड़ा अपना खेत होगा उस पूरे खेत में एक ही प्रकार के पौधे होते हैं। तो उसी को अपन क्या क्या नाम देते हैं? फसल। तो इसकी परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से आती है कि जब एक ही किस्म के पौधे, एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे फसल कहते हैं। ठीक है, जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं कि जो गेहूं की, अभी मैंने आपको बताया था जो गेहूं की खेती होगी उसमें सभी पौधे गेहूं के होंगे। ठीक है, बाजरे की खेती होगी तो सभी पौधे किसके होंगे? बाजरे के ही होंगे। ठीक है, अब
ये भी डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स, जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो अपने ऋतुएं आती है, उसमें क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के अपन फसल उगाते हैं। ठीक है। अब देखो इसका जो वर्गीकरण है, या अपन इसको इसके सीजन के बेसिस पर अपन ने इसको वर्गीकृत किया है फसल को। ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ फसल। ठीक है। इसका अपन करेंगे क्या, वर्गीकरण। तो फसल कितने प्रकार की होती है, तो अपने यहाँ पे इंडिया के बेसिस पर अगर मैं बताऊं, तो फसल को अपन ने दो भागों में बांटा है। एक तो होती है खरीफ। ठीक है। एक तो होती है खरीफ की फसल, और दूसरा नाम है जिसको अपन बोलते हैं रबी की फसल। ठीक है। रबी, ये रबी कोई वो नहीं है जो आपके पड़ोस में रहता है, रबी की फसल उसी की होगी। ठीक है। ये सीजन के बेसिस पर होता है, रबी की फसल। अब खरीफ, खरीफ का मीनिंग क्या है, कि एक ऐसी फसल, ऐसी खेती जो किसमें की जाती है, वर्षा ऋतु में की जाती है। ठीक है। फसल जो वर्षा ऋतु में की जाती है, आप प्रॉपर तरीके से इसको नोट करना है। ठीक है। आप नोट्स बना रहे हो तो एक टेबल बना के नीचे इसको नोट करके, और यहाँ पे एक ऐसी फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ठीक है। फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ठीक है। और रबी की फसल क्या होगी, कि एक ऐसी फसल जो कब, शीत ऋतु में बोई जाती है। ठीक है। फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती है। ठीक है। बोई जाती है। इसका समय क्या होता है, वर्षा ऋतु अपने जो राजस्थान है या भारत है, इसमें वर्षा ऋतु कब आती है, तो जो इसका जो समय होता है, वो होता है जून से, जून में अपने यहाँ पे मॉनसून आता है। तो जून में बारिश होने के बाद इस फसल को बोते हैं। तो जून से सितंबर तक ये फसल होती है अपनी। ठीक है। जून से सितंबर तक। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है। जून से सितंबर तक यह फसल होती है। और शीत ऋतु की जो अपनी फसल होती है, ये कब होती है, सितंबर में जब यह फसल कट जाती है, तो ये होती है अक्टूबर से फरवरी या मार्च। ठीक है। और काफी जगह अगर ये इधर लेट हो जाता है, तो फिर ये अप्रैल तक भी आती है। ठीक है। मार्च, मार्च या फिर इसको अपन अप्रैल तक भी बोलते हैं। ठीक है। हाँ, तो बच्चों अपन बात कर रहे थे, जो रबी की फसल का जो समय है वो अक्टूबर से मार्च तक। और काफ़ी जगह अगर जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम आ जाती है, मौसम अगर ख़राब हो जाता है, तो फिर अप्रैल तक भी इसको काटते हैं, तो मार्च अप्रैल तक इसको, इसका टाइमिंग आता है ये। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ खरीफ, खरीफ की फसल के जो उदाहरण हैं, ठीक है, खरीफ में कौन कौन सी फसल बोई जाती है, उदाहरण। ठीक है। तो खरीफ में बोई जाती है, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है वो, एक तो सोयाबीन, कौन सा, सोयाबीन। और राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल है वर्षा ऋतु में, वो है बाजरा। क्या है, बाजरा। इसके साथ साथ एक और भी है, इधर मक्का। ठीक है। सोयाबीन, बाजरा, मक्का। और जो भी वर्षा ऋतु में जो भी फसल अपने बोई जाएगी, वो किस में आ जाएगी, खरीफ में। ठीक है। और रबी के जो फसल के जो उदाहरण हैं, रबी की फसल में कौन कौन से फसलें बोई जाती है, तो वो है उदाहरण, गेहूं। ठीक है। और गेहूं के साथ साथ चना, सरसों। ठीक है। लहसुन, इत्यादि, या फिर आदि। ठीक है।
ये सब फसलें होती है जो रबी के फसल के उदाहरण हैं। ठीक है। तो इसमें अपन ने पढ़ा है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट में तो है फसल। ठीक है। तो फसल के बारे में अपन ने पढ़ा कि जब एक ही किस्म के पौधे, ठीक है, एक ही किस्म के एक ही प्रकार के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, काफी बड़े खेत में अगर एक ही प्रकार के पौधे हो तो वो क्या होती है, फसल। अब ऐसे नहीं कि काफी बड़ा तो खेत हो, उसमें थोड़े से पौधे तो गेहूं के हो, फिर थोड़े से पौधे चने के आ गए, फिर थोड़े से पौधे सरसों के आ गए, तो फिर वो फसल नहीं होगी। ठीक है। और फिर अपन ने फसल को टू पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है। एक तो खरीफ की और एक रबी की। खरीफ की क्या होती है, ऐसी फसल जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है, वह तो क्या होती है, खरीफ की। इसका समय होता है जून से सितंबर तक, और इसके उदाहरण है सोयाबीन, बाजरा, मक्का इत्यादि। ठीक है। और रबी में ऐसी फसल जो कि शीत ऋतु में बोई जाती है, और जो इसके समय है वह है अक्टूबर से मार्च तक, और इसके उदाहरण है गेहूं, चना, सरसों, ठीक है, लहसुन इत्यादि, ये इसके उदाहरण है। अब आगे पढ़ेंगे अपन उत्पादन। फसल का उत्पादन कैसे किया जाता है। ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। लगभग 80% सिलेबस कवर करता है यह फसल उत्पादन। 10% तो ये हो गया, 10% इसका प्रबंधन हो जाएगा, बाकी 80% फसल उत्पादन की जो विधियां हैं, ठीक है, स्टेप्स है, कौन कौन से स्टेप्स में फसल उत्पादन होता है। किसान फसल को तैयार करने से पहले क्या तैयारियां होती है, फसल को बोने के बाद क्या क्या तैयारियां होती है, सूख जाने के बाद कटाई होती है, उसके बाद फिर उसका प्रबंधन होता है। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो पहले मैं बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा क्योंकि आगे पढ़ने के लिए अपन को हाँ, तो अपन पढ़ेंगे अब फसल उत्पादन की विधियां, जिसको अपन बोलते हैं कृषि पद्धतियां। ठीक है। तो फसल उत्पादन के जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो अपनी जो हेडलाइन रहेगी, टॉपिक रहेगा, वो है फसल उत्पादन की विधियां, या फिर अपन इसको एक दूसरा नाम भी दे देते हैं, कृषि पद्धतियां। ठीक है। कृषि पद्धतियां कौन कौन सी। तो फसल उत्पादन के लिए जो स्टेप्स होती है, जो उसके चरण होते हैं, वो कितने चरण होते हैं, पूरे 7 चरण होते हैं। ठीक है। जो प्रथम जो चरण होता है, यह आपको सेम ऐसे ऐसे कैसे नोट करना है, एक एक के बारे में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। पर फर्स्ट में तो आपको सेम ऐसे ही नोट करना ही है, ठीक है, आपके नोटबुक में भी। तो फर्स्ट जो अपनी तैयारी होती है वो होती है मिट्टी तैयार करना। क्या होती है, मिट्टी तैयार करना। ठीक है। एक किसान होता है, वह सबसे पहले क्या करता है, अगर चाहे खरीफ की हो चाहे रबी की हो, खरीफ में क्या होता है कि जब जैसे मानसून का टाइम आता है, तो उसके पहले जून के पहले वो क्या करता है, जिस भी खेत में उसको फसल उगानी है, उस खेत की मिट्टी को वो पहले से तैयार करके रखता है। अब मिट्टी को तैयार करने का मीनिंग क्या है, कि मिट्टी को तैयार करने का मीनिंग है कि उस मिट्टी को बार बार उलटना, ठीक है, नीचे की ऊपर, ऊपर के नीचे करना बार बार। और इसके लिए जो साधन होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है। जब इस टॉपिक को अपन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो, और इसको मिट्टी को ऊपर नीचे करने से तैयार होती है। अब ऊपर नीचे करने का मीनिंग क्या है, क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन है, और कैसे करते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो यंत्र होते हैं, कौन कौन से यंत्र इसमें काम में आते हैं, वो अपन पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद जब बारिश हो जाती है, या फिर ट्यूबवेल से कैसे अपन पानी देते हैं, फिर उसके बाद होती है मिट्टी तैयार करने के बाद बुआई। क्या होती है, बुआई, बहुआई नहीं, बुआई। ठीक है। उसके बाद होती है बुआई। फिर जब मिट्टी तैयार होने के बाद जिस भी अपन को जो भी फसल करनी हो, ठीक है, बुआई क्या होता है, बीजों को खेत में डालना है। अपन जो भी फसल करें, ठीक है, चाहे वो गेहूं हो, सोयाबीन हो, मक्का हो, ठीक है, उन सबके बीज को खेत में डालने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या होती है, बुआई। इसके भी यंत्र होते हैं। ठीक है। प्राचीन समय में जो परंपरागत यंत्र थे वो कौन से थे, और अभी आधुनिक समय में तकनीकी युग में कौन कौन से यंत्र आ गए, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है। जब बुआई हो जाती है, फसल उग आती है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, थर्ड जो अपना जो चरण होता है,
उसकी अच्छी ग्रोथ हो, अपनी जो फसल है उसकी अच्छी ग्रोथ हो, इसके लिए क्या करता है, एक किसान अपने खेत में खाद और उर्वरक डालता है उसमें, ठीक है, खाद और उर्वरक उसमें ऐड करता है, उसमें जोड़ता है, ठीक है, फेंकता है। अब इससे क्या होता है, खाद और उर्वरक को जब वो अपने खेत में फेंकता है तो खाद और जो उर्वरक से उसको जो अपनी जो फसल है उसको पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे कि उसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से होती है। तो जो थर्ड स्टेप है अपनी, वो है खाद एवं उर्वरक डालना। अब ये क्या होता है सर, ये दोनों में क्या फ़र्क है? खाद में और उर्वरक में क्या फ़र्क है? तो इसको भी पढ़ेंगे। खाद तो वो होता है जो अपन घर पे ही बना सकते हैं, ठीक है? जो जानवरों के गोबर से या फिर जो अपने वेस्ट मटेरियल होता है, पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह उनसे बनता है, ठीक है। तो वो होता है खाद। और उर्वरक तो जो केमिकल से बनता है, फैक्ट्रीज में बनता है। और इसमें क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, जो ह्यूमस की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें और भी कौन कौन से अंतर है, अच्छी तरीके से इन दोनों को पढ़ेंगे जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब खाद और उर्वरक फेंक देते हैं तो फिर जैसे एक इंसान को जरूरत पड़ती है टाइम टाइम पे पानी पीने की, ये खाद और उर्वरक उसी प्रकार से काम करता है जैसे कि इंसान रोटी खाता है, ठीक है। जो सभी इंसान है वो रोटी खाते हैं, फिर रोटी खाने के बाद उनको पानी की भी जरूरत पड़ती है। तो वैसे जो पेड़ है, पेड़ की तो रोटी वगैरह सब यही है, ठीक है। खाद और उर्वरक फेंकने के बाद जब उनको पानी की जो जरूरत पड़ती है तो फिर एक किसान होता है वो अपने खेत को पानी देता है। तो खेत में पानी देने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, सिंचाई। क्या कहते हैं, सिंचाई करना, ठीक है। तो अब जब एक किसान अपने खेत में पानी दे देता है, सिंचाई करता है, तो क्या होता है कि उस फसल के साथ साथ बाकी अवांछनीय पौधे होते हैं जो अपनी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अब उनको कोई अलग से उगाते नहीं है, वो अपने आप उसमें उग जाते हैं। तो उन अवांछनीय पौधों को अपन क्या नाम देते हैं, खरपतवार, ठीक है। तो ये जो खरपतवार होते हैं ये अपने आप उगते हैं, और ये फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी में उपस्थित जो नमी होती है और मिट्टी में जो उर्वरक जो क्षमता होती है उसको भी कम करते हैं, और नमी को भी ग्रहण करते हैं, और जो भी उसके पोषक तत्व होए वो उनको भी ग्रहण करते हैं, जिससे कि अपनी फसल के जो गेहूं के या फिर सोयाबीन के किसी के भी जो पौधे हैं उनके लिए पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो वहाँ पे उनका फर्क पड़ता है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो एक किसान होता है वो खरपतवार को नियंत्रित करता है। तो फिर जो अपने नेक्स्ट स्टेज है सिंचाई के बाद, वो आती है खरपतवार खरपतवार पर नियंत्रण, ठीक है। खरपतवार क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि अपनी फसल के साथ उगने वाले अवांछनीय पौधे जो अपनी फसल को लिए उपयोगी नहीं है, वो क्या होते हैं, खरपतवार। और एक किसान खरपतवार पर नियंत्रण ठीक उसी प्रकार से करता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि एक किसान है वो अपनी फसल को ठीक उसी प्रकार से उसकी केयर करता है, जिस प्रकार से एक पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चे की परवरिश करते हैं। वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। बचपन से जब भी उनको लगता है, बचपन से जहाँ तक वो बड़ा हो वहाँ तक वो उसकी केयर करते हैं, उसके लिए हर इम्पोर्टेंट हर पॉसिबल जो भी जो प्रयास होते हैं वो करते हैं। और फिर जैसे ही बड़ा हो जाता है वो बच्चा, तो फिर बच्चा आजकल ये जो जो सोशल मीडिया के जो जमाना है इस पे लिखता है माई लाइफ इज माई रूल, ठीक है, या माई लाइफ माई रूल। जबकि उसका तो कुछ है ही नहीं, वो सब कुछ किसका है, वो उसके पेरेंट्स का है। अब सेम वैसे ही एक किसान है, वह अपनी फसल के लिए इन खरपतवार के साथ, ठीक है, जैसे ही उसकी फसल बड़ी होती है, खरपतवार उगना स्टार्ट होते हैं, वहीं से वो उसमें लगता है। और जहां तक फसल कटने का टाइम आता है वहां तक कंटिन्यू वो उसमें लगा रहता है। अब उसके लिए वो कौन कौन से तकनीक अपनाता है, तो या तो वो उसमें फर्स्ट वो करता है कि अगर छोटे ही हो तो वो उसमें कुछ दवाएं वगैरह छिड़कता है, जिसका नाम होता है खरपतवार नाशक, ठीक है, जैसे कि 2,4-D वगैरह ये आती है। अगर फिर भी उन पे नियंत्रण नहीं हो तो फिर वो क्या करता है, मजदूर वगैरह लगा के उनको वहीं से उखाड़ के अब खेत के बाहर निकालता है। पर हर पॉसिबल जो भी प्रयास होते हैं, हर संभव प्रयास को उसमें करता है, ठीक है।
फिर इसके बाद आता है जैसे खरपतवार पर नियंत्रण हो जाता है, तो नेक्स्ट स्टेज जो अपनी आती है, खरपतवार को नियंत्रित करते करते अपनी फसल बड़ी हो जाती है। ठीक है, ये सेम वैसे ही है, जैसे जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों की केयर करते करते पेरेंट्स की तो पूरी एज ही निकल जाती है, और फिर पता चलता है कि अपना बच्चा तो बड़ा हो गया पर इसके साथ साथ अपनी भी एज निकल गई। अब वैसे ही खरपतवार को नियंत्रित करते करते फसल अपनी बड़ी हो जाती है और काटने के समय तक पहुंच जाती है। तो फिर होती है इसके बाद इसकी कटाई। ठीक है, कटाई, और फिर कटाई के बाद होती है बीजों को अलग करना, तो ये भी इसी में आता है। अब कटाई के लिए भी क्या होता है कि प्राचीन समय में और अभी आज के ज़माने में भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का यूज करते हैं। प्राचीन समय में तो क्या होता है, क्या होता था कि जो भी अपनी फसल है उसको काट कर और एक जगह पे इकट्ठा करके जानवरों को उसके ऊपर से घुमाते थे बार बार, जिससे कि वो बीज उससे सेपरेट हो जाए। पर अभी के जो मॉडर्न ज़माना है, जो इसमें नई नई तकनीक आ गई, तो क्या करते हैं कि फिर फसल को काट के एक ऐसी मशीन है जिसका नाम है थ्रेशर, अपन डायरेक्ट उसमें डालते हैं और फिर वह बीज को और भूसे को सेपरेट कर देती है अलग से। और नई टेक्निक का यूज और नई टेक्निक आई और उसके यूज से एक और मशीन बनी, उसमें तो अपन को काटना भी नहीं पड़ता। ठीक है, अपनी फसल है सूख गई, वो मशीन डायरेक्ट जाएगी, वही काटेगी, वही बीज को अलग कर देगी, वही भूसे को अलग कर देगी। उस मशीन का नाम है कंबाइन मशीन। ठीक है, तो फिर इसकी नेक्स्ट स्टेज आती है कटाई। अब कटाई होने के बाद जब उसके पास उसकी फसल आ गई, तो फिर वो उसका नेक्स्ट स्टेज है, वो है भंडारण। क्या है? भंडारण। अब ये होता है कि जिस टाइम पे फसल कटे अपनी, उस टाइम पे अगर मार्केट में उसकी वैल्यू कम है, भाव नहीं है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर कीमत जो भी उसको पानी है, उसके लिए वो क्या करता है कि उसको कुछ दिन के लिए या कुछ महीनों के लिए वो उसको स्टोर कर लेता है। तो नेक्स्ट स्टेज अपनी होती है स्टोरेज, या होती है, इसको कहते हैं अपन भंडारण। ठीक है, तो इन सभी स्टेज को अपन वन बाय वन करके पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, वन बाय वन करके एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब फर्स्ट में अपन पढ़ेंगे मिट्टी तैयार करना। अब इसके लिए मुझे बोर्ड चाहिए, तो मैं इसको इरेज करूंगा। हाँ तो बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे फर्स्ट जो चरण है अपना, प्रथम चरण, वो है मिट्टी तैयार करना। मैंने आपको अभी बताया जस्ट, मिट्टी तैयार करने का मीनिंग क्या है कि मिट्टी को ऊपर नीचे करना, मिट्टी को बार बार पलटना। अब इससे क्या होता है, तो मिट्टी को बार बार ऊपर नीचे करते हैं जिससे कि जो ह्यूमस होते हैं वो क्या है, उसकी जो नीचे की जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो फिक्स बनी रहती है। ठीक है, ये अर्थ है। ठीक है, ये अपनी अर्थ है। ठीक है, ये नीचे तक पूरी है। अब अर्थ में क्या होता है, अर्थ की जो ऊपर की, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, उसमें कुछ हद तक ही नीचे, कुछ हद तक ही क्या है, ह्यूमस की मात्रा होती है। ठीक है, उसके नीचे फिर जो अपनी मिट्टी है वो और भी स्ट्रोंग, मतलब जो कठोर मिट्टी आना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे अपन नीचे जाते हैं तो नीचे चट्टानें वगैरह आ जाती है। ठीक है, तो ऊपर की जो अपनी जो लेयर होती है, फर्स्ट उसको अपन नाम देते हैं ए होरिजोन। तो जो ए होरिजोन है, उसी में ही अपनी फसल होती है, खेती होती है। तो उसमें क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा को अपन मेंटेन रखते हैं, तो उसमें ह्यूमस की मात्रा ऊपर बनी रहे, जिससे कि जो पेड़ों की जो जड़ें हैं वो उसको अच्छे से सोख सके, एब्जॉर्ब कर सके, और उससे कि पौधे की जो अच्छी ग्रोथ हो। एक तो ये कारण है उसको मिट्टी को पलटने का। और दूसरा कारण ये है कि अगर अपन बार बार मिट्टी को पलटेंगे, तो इससे ये होगा कि जो मिट्टी है वो अपनी खोखली रहेगी, और अगर मिट्टी अपने खोखली रहेगी तो उसमें जो जड़ें हैं वो अच्छी तरीके से नीचे तक, गहराई तक जा सकती है, ताकि जो नीचे गहराई तक का जो पानी है, क्योंकि काफी बार ये होता है कि अगर खरीफ की फसल में अगर बारिश नहीं होती है तो ऊपर की जो मिट्टी है वो सूख जाती है। तो अगर ऊपर की मिट्टी सूख जाएगी और अगर अपनी जो पौधे की जो जड़ें हैं वो अगर नीचे तक नहीं जाएगी, तो वहां तक पानी है नहीं, तो फिर अपना जो पौधा है वो भी सूख जाएगा। इसलिए अगर पौधे की जड़ें नीचे तक जाएगी तो नीचे तक, नीचे से वो पानी को सोख सकेगी, पानी को एब्जॉर्ब कर सकेगी, और इससे जो अपना पौधा है वो जिंदा रहेगा, यानी कि पौधा हरा रहेगा और उसकी अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। तो यही दो कारण है मिट्टी तैयार करना, यानी कि फसल को पलटने के जो दो कारण है, एक तो ह्यूमस की मात्रा को मेंटेन करना, और दूसरा यह है कि जो जड़ें हैं वो नीचे तक जाए, गहराई तक जाए,
ताकि नीचे तक के पानी को वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर सके, उसको सोख सके। ठीक है। तो इसके लिए एक परिभाषा आती है, वो आती है जुताई। ठीक है। इसमें अपन ये देखेंगे जुताई। तो एक किसान होता है, जब वो मिट्टी को तैयार करता है तो क्या होता है कि मिट्टी तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसी को अपन क्या नाम देते हैं, जुताई। ठीक है। तो मिट्टी को पलटने की प्रक्रिया, जिससे कि मिट्टी होने रहे। जुताई कहलाती है। ठीक है। अब इस जुताई के लिए कौन कौन से औजार उपयोग में किए जाते हैं, जुताई के लिए कौन कौन से औजार उपयोग में लिए जाते हैं। तो मैं बात करूं परंपरागत औजार, प्राचीन समय में कौन कौन से औजार इसमें उपयोग में लिए जाते थे। तो जुताई में काम आने वाले जो औजार है, ठीक है, जो औजार है वह है, मैं अगर फर्स्ट की मैं अगर बात करूं तो वो होता है हल। ठीक है। इसमें आप आपको नोट करना है कि एक ऐसा यंत्र जो कि जुताई में काम आता है, और इसको जानवरों की एक जोड़ी, या तो दो घोड़े हो सकते हैं, दो गधे हो सकते हैं, दो बैल हो सकते हैं। ठीक है। उसकी सहायता से इनको इसको चलाया जाता है। ठीक है। ये कैसा होता था, अभी तो ये नहीं होता है। तो प्राचीन समय में यह हुआ करता था। तो इसकी जो डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है। इसकी जो डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे एक लोहे की पत्ती होती है, नोकीली सी, वो जुड़ी हुई रहती है। और यहाँ से ये यहाँ से एक इसका जो मेन पार्ट है, हथ का जो मेन पार्ट है वो यहाँ पे लगा रहता था, और इसको हत्था है, इसको पकड़ने में काम आता है। ठीक है। और ये यहाँ पे ऐसे इस टाइप से ये बना रहता था। ठीक है। अब ये चलता कैसे था, तो इसके पार्ट्स के नाम भी मैं आपको बताऊंगा। और ये एक लकड़ी हुआ करती थी यहाँ पे बड़ी सी। ठीक है। जानवरों के कंधों पे, ठीक है, चाहे वो घोड़े हो, गधे हो, कोई भी कुछ भी हो, वो जानवरों के कंधों पे इस बड़ी सी लकड़ी को रख के और इसमें इस सिस्टम को फंसा के और अच्छी तरीके से बांध दिया जाता था। फिर वो उसको आगे खींचते थे, तो ये जो सिस्टम है अपना, यहाँ पे लोहे की पत्ती है, ये आगे जाती थी, और जिससे कि ये मिट्टी में धंस के अंदर, और फिर अगर कहीं से उठाना हो तो इसको यहाँ से पकड़ के इधर उठा लेते थे। ठीक है। अब इसके जो पार्ट्स के जो नाम है, जो ये लोहे की पत्ती नीचे लगी होती है उसका नाम तो क्या है, फार्म। ठीक है। और जो ये इसका मेन पार्ट है, जो हड का जो ये मेन पार्ट है, वो होता है हड शाफ्ट। ठीक है। ये आधा फ है। और जो ये एक बड़ी सी लकड़ी है जो जानवरों के कंधों पर रखी होती थी, उसका नाम है जोत। इसका क्या नाम होता है, जोत। तो ये तीनों पार्ट आपको याद रखने हैं, और ये डायग्राम पे आपको ड्रॉ करना है अच्छी तरीके से। इस इसके कौन कौन से पार्ट है, एक तो फाल, जो नीचे के कुछ धातु की पट्टी, जो आयरन की हो सकती है, या फिर किसी भी जो स्ट्रॉन्ग सी धातु है वो उसकी हो सकती है, ताकि ये टूटे नहीं, अगर नीचे मिट्टी में कोई पत्थर वगैरह है तो ये टूटे नहीं, इसलिए यहाँ पे धातु की एक नोकीली सी पट्टी होती है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक हर शाफ्ट से जुड़ा हुआ रहता है, और ये हर शाफ्ट होता है, ये जोत से बंधा हुआ रहता है। जोत है वो जानवरों के कंधे पर रखी होती है और आगे जाती है। जैसे जैसे जोत आगे जाएगी तो ये बंधा हुआ सिस्टम है, तो ये फिर ये उसके नीचे, मिट्टी के नीचे धंस के अंदर जाएगा, तो जिससे कि मिट्टी क्या होती थी, पोली हो जाया करती थी और मिट्टी पलट जाती थी। ठीक है। तो फर्स्ट जो औजार है अपना वो तो हो गया हल। और जो अपना जो सेकंड औजार था, ये भी प्राचीन समय में ही काम आता था, इसका नाम है कुदाली।
ठीक है। इसी को भी जो वही जानवरों की सहायता से ही इसको यूज करते थे। और ये भी सेम ऐसी सेम तो नहीं बोल सकते अपन इसको, ये ऐसी थी, ठीक है। जो इसकी स्ट्रक्चर है वो ऐसी। यहाँ पे इसमें यहाँ पे एक सिस्टम के साथ, और यहाँ पे एक लोहे की या फिर कुछ भी धातु की एक बड़ी सी प्लेट लगी हुई रहती थी ऐसी, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम एक इधर हत्थे के साथ या फिर कुछ भी मेटेलिक रोड हो सकती है, धातु की कोई भी रोड हो सकती है या फिर लकड़ी हो सकती है, उसके साथ वो उधर जुड़ा हुआ रहता था। और इधर वही सिस्टम वापस से जोत वाला सिस्टम ये इधर जानवरों के कंधों पर रख के और ये आगे चलती थी। और जिससे कि जो मिट्टी के, ये भी मिट्टी के अंदर धंस के चलती थी, जिससे कि मिट्टी पौध हो जाया करती थी, ठीक है। वीडियो को रोक। हाँ, तो अपन बात कर रहे हैं कुदाने की, ठीक है। ये ऐसी, अब इसके भी नाम वही होते हैं। ये तो वही जो जो जानवरों के कंधों पर रखी होती है, इसका नाम तो है जोत, ठीक है। और ये क्या है, एक मुड़ी हुई प्लेट होती है, इसका नाम भी यही है, मुड़ी हुई प्लेट, ठीक है। और ये छड़ होती है जिससे कि जोत से जुड़ी हुई रहती है, अटैच रहती है, ठीक है। ये है छड़। और ये है इसको इसको पकड़ने का सिस्टम, इसका नाम होता है पकड़, ठीक है। किसी को मत पकड़ो, बस इसका नाम होता है पकड़। और यह हैंडल के साथ ये इसको जुड़ी हुई रहती थी, तो ये है हैंडल, ठीक है। यही सेम जैसे इसको ऑपरेट करते थे जानवरों से, वैसे ही इसको भी ऑपरेट करते हैं। और ये तो है प्राचीन समय में काम में आने वाले औजार। अभी प्रेजेंट टाइम पे जो औजार है वो काम आता है, उसका नाम है कल्टीवेटर, ठीक है। ये क्या होता है, इधर शायद नीचे नहीं दिख रहा है। हाँ, तो ये क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो कि ट्रैक्टर, जो नई टेक्नोलॉजी, ठीक है, ट्रैक्टर से चलता है। अब इसमें इसमें क्या होता था, मैं यहाँ पे इसको इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ। इसमें क्या होता है कि एक जो धातु की बनी हुई एक जो कल्टीवेटर, ठीक है, एक धातु का बना हुआ नीचे एक फ्रेम होता है, ठीक है। एक धातु का बना हुआ, आयरन का बना हुआ यहाँ पे एक फ्रेम होता है। और इस फ्रेम के साथ यहाँ पे नीचे आयरन की ही रोड लगी हुई रहती है। यहाँ पे नीचे 1 2 3 4 और पीछे भी, ठीक है। जो यहाँ के बीच के स्पेस में यहाँ पे पीछे से लगी हुई रहेगी 1 2 3 4। और यहाँ पे नीचे एक, इसके नीचे इधर 5, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, ये इधर ट्रैक्टर के अटैच हुआ रहता है। और ऊपर से भी ये ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको ट्रैक्टर के हेल्प से इसको खींचते हैं, ये कोई जानवर से नहीं खींचता है। और ये अंदर नीचे मिट्टी के में धस के चलता है, ठीक है, ऐसे ऐसे मिट्टी में धस के अंदर चलता है, जिससे कि और ट्रैक्टर से खींचते हैं जिससे कि मिट्टी उलट जाती है और मिट्टी पौनी हो जाती है। तो ये जो अपना ये तो आधुनिक औजार है कल्टीवेटर। और बाकी कुदाली और हल, ये प्राचीन समय में काम आने वाले जो औजार थे। तो ऐसे मिट्टी को तैयार करते हैं। और मिट्टी को तैयार करने की जो प्रोसेस है उसको नाम है जुताई। और इसका कारण मैंने आपको बता दिया। अब जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेज अपनी होती है बुआई। और बुआई के बारे में और बाकी सारे नेक्स्ट स्टेज के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको एक बार रिवाइज करना। और जो भी आपको पढ़ाया है आप अच्छी तरीके से नोट प्रिपेयर करना। और जितना आपको पढ़ाया है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनकी डीपीपी सीट आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ पे जाओ और क्वेश्चंस आप सोल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और इसको एहसास करते रहिए, इसकी फीलिंग लेते रहिए कि कैसे खेती होती है। तब जाके आपको चैप्टर अच्छे से और समझ में आएगा और आप इस चैप्टर को और भी इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।